नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। 2024 के चुनाव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। एक तरफ कांग्रेस पूरे दमखम लगाने के लिए रणनीतियां बना रही है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के बैठकों का दौर चल रहा है। मुद्दों पर चर्चा हो रही है कि कौन कौन से मुद्दे 2024 के चुनाव में पीएम मोदी को ऐतिहासिक जीत दिला सकते हैं। मुद्दे अपनी जगह है, लेकिन रणनीतियां अपनी जगह है। स्ट्रेटजी के बिना, रणनीतिकारों के बिना चुनाव बेहतर तरीके से नहीं जीते जा सकते हैं। इसलिए पीएम मोदी ने एक टीम बनाई है, संघ के उन लोगों को बुलाया है और उनको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है जो संघ से आकर भारतीय जनता पार्टी में संगठन के तौर पर काम कर रहे हैं, संगठन को मजबूत बना रहे हैं, जो कई राज्यों में चुनाव जिता चुके हैं, प्रभारी रह चुके हैं और फिर जिनके कंधों पर भारतीय जनता पार्टी को 2024 में बेहतर जीत दिलाने के लिए जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। अमित शाह और जेपी नड्डा, ये दोनों तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रणनीतियां बनाते हैं, लेकिन इनके अलावा उन 5 लोगों को चुना गया है जिन्होंने हाल फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी मेहनत की है, संगठन में काम किया है, चुनाव के समय वार रूम की जिम्मेदारी संभाली है, संगठन में जो थोड़े बहुत स्तर पर गुटबाजी हुई है उसमें समाधान का तरीका ढूंढा है और चुनावों में भाजपा को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए रणनीति और कुशल रणनीति बनाई है। तो इसमें पहला नाम अभी आ रहा है सीआर पाटिल का, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है। गुजरात चुनाव में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। सीआर पाटिल पीएम मोदी और अमित शाह दोनों के बेहद करीबी माने जाते हैं। मराठी हैं, लेकिन फिर भी गुजरात में चुनाव से पहले उन्हें प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया था। इस बात की चर्चा हुई महाराष्ट्र और गुजरात दोनों में। गुजरात में भी इस बात की चर्चा होती रही कि आखिरकार पीएम मोदी और अमित शाह ने गुजरात का भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष किसी मराठी मूल के व्यक्ति को क्यों बनाया, लेकिन फिर भी इन दोनों को उनके ऊपर भरोसा था। उनकी एक एक बात मानी गई। उन्होंने पूरी रणनीति चुनाव की जो थी उसको बदल दिया। उनके कहने पर ही सीएम बदले गए और साथ ही उनके कहने पर एक नए तरीके की व्यवस्था बनाई गई। जो पहले बूथ लेवल के कार्यकर्ता होते थे, बूथ लेवल पर एक लीडर बनाया जाता था, उसके बदले पन्ना प्रमुख बनाया जाना शुरू कर दिया। यानी कि एक बूथ पर जो वोटर लिस्ट होते हैं, उस वोटर लिस्ट में एक एक पन्ने का एक व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाने लगी। यही नहीं, उन्होंने कई अलग अलग रणनीतियां भी बनाई। उन क्षेत्रों का आंकड़ा निकाला जिन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी पिछली बार थोड़े बुरे प्रदर्शन की थी। यही नहीं, उन्होंने तो आदिवासी क्षेत्रों में जहां भारतीय जनता पार्टी की पकड़ पिछले विधानसभा चुनाव में कमजोर थी, वहां पर भी उन्होंने ध्यान दिया और उन जगहों पर कांग्रेस को कमजोर करने के लिए क्या क्या नए एजेंडे तैयार किए जा सकते हैं, तरकीब लगाई जा सकती है, वो सारे के सारे तरकीब उन्होंने लगाया। आम आदमी पार्टी की चुनौतियों का भी सामना किया और चुनाव का जब परिणाम आया तो उसके बाद पीएम मोदी और अमित शाह को यह विश्वास हो गया कि सीआर पाटिल की स्ट्रेटजी बेहतर है और इन्हें बड़ी भूमिका दी जा सकती है। ऐतिहासिक जीत जो चुनाव में गुजरात के अंदर हुई, उसके बाद सीआर पाटिल ने दिल्ली में एक डिनर पार्टी भी दिया। डिनर पार्टी में पीएम मोदी खुद उनसे के पास गए और इन लोगों ने आगे की रणनीति बनाना शुरू कर दिया। उन्हें बड़ी जिम्मेदारी लोकसभा चुनाव के लिए दी जानी है। ऐसा बताया जा रहा है कि उन्हें भारत के सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले स्टेट यानी उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी बनाया जा सकता है 2024 के चुनाव के लिए। उत्तर प्रदेश में उन्होंने अपने स्तर पर रणनीति बनाना शुरू भी कर दिया है और सीआर पाटिल की जो जिम्मेदारी यूपी में मिलेगी वो 80 लोकसभा सीटों में से 75 प्लस का प्लान जो भाजपा ने बनाया है उस प्लान पे काम शुरू होगा। और
सी आर पाटिल उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार में भी एक नए तरीके के संगठन बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। इसलिए इस चुनाव में सी आर पाटिल को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जिसके बाद अब दूसरे स्तर पर जो रणनीतियां बनाई जा रही है उसके लिए पीएम मोदी और शाह तैयारी कर रहे हैं। इनके अलावा एक और नाम बहुत चर्चा में है जो संघ से आए हैं और अभी भारतीय जनता पार्टी में शाह, मोदी और नड्डा तीनों के साथ खड़े नजर आते हैं। इन तीनों के साथ उनके संबंध हैं और उन्होंने पिछले दिनों बेहतर प्रदर्शन किया है। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए वो काम किया जो पिछले कई सालों से अटका पड़ा हुआ था। उन्होंने त्रिपुरा में लाल दुर्ग को ढाकर भगवा क्रांति लाई और वो नाम है सुनील देवधर का। सुनील देवधर संघ के कार्यकर्ता रहे हैं, प्रचारक रहे हैं और फिर उन्हें भारतीय जनता पार्टी के संगठन में लाया गया। उनको सबसे पहले 2014 के चुनाव में बनारस की जिम्मेदारी दी गई थी, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़े थे। उन्होंने जब बनारस की जिम्मेदारी ली, कैंपेन मैनेजर बनाए गए, तो बनारस के स्तर पर पीएम मोदी के पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में कैसे प्रोजेक्ट किया जा सकता है इसकी जिम्मेदारी उन्होंने संभाली थी। देवधर ने 2014 में पीएम मोदी को, जो बनारस से चुनाव लड़ रहे थे, ऐतिहासिक वोटों से जीत दिलाई और उत्तर प्रदेश में भी जो बीजेपी का बेहतर प्रदर्शन रहा उसमें भी इनकी बड़ी भूमिका मानी जाती है। सुनील देवधर इसके बाद कई दूसरे राज्यों में आजमाए गए, उसमें से एक त्रिपुरा था। त्रिपुरा में वो लगातार 2 साल तक काम करते रहे। जब त्रिपुरा में कम्युनिस्ट पार्टी की जो सबसे लंबी सरकार वाली पार्टी है, वहां पर लाल झंडा चारों तरफ लहराता रहता था, जिसे वो भगवा में कन्वर्ट किया। छोटी छोटी पार्टियों के साथ भाजपा का गठबंधन करवाया और 2 साल तक अथक प्रयास के बाद भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा में सरकार बनाकर सामने आई। इसलिए उनके बारे में यह भी कहा जाने लगा कि क्या वो त्रिपुरा के सीएम कैंडिडेट होंगे, यानी कि सीएम बनाए जा सकते हैं। लेकिन वो इस बात के लिए तैयार नहीं थे, उन्होंने आगे अपनी जिम्मेदारी बढ़ा ली। दूसरे तरफ उनको दिल्ली के चुनाव में भी कुछ सीटों पर उपयोग किया गया था। महाराष्ट्र में भी कुछ महत्वपूर्ण सीटों पर उनकी जिम्मेदारी दी गई थी और कई दूसरे राज्यों में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। आंध्र प्रदेश में वो अभी प्रभारी के तौर पर काम कर रहे हैं और दक्षिण भारत की राजनीति को नई दिशा देने, भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुकूल बनाने की तैयारी भी कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में जो पिछले कुछ समय से लगातार ये मामला चल रहा था कि वहां क्रिश्चियनिटी का प्रभाव पड़ रहा है, हिंदुत्व की लहर चाहिए, उसमें सुनील देवधर की एक बड़ी भूमिका मानी जाती है। इसलिए अब उन्हें पीएम मोदी और शाह ने 2024 के लिए बड़ी जिम्मेदारी दी है। इन 2 नामों के अलावा एक नाम तरुण चुग का भी है। तरुण चुग भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। उनकी जड़ें 2 पीढ़ियों से संघ के साथ रही है। संघ में वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ते गए और पंजाब की राजनीति में भी वार्ड काउंसलर से विधानसभा और लोकसभा का चुनाव तक भी लड़े। इसके साथ ही वो संगठन में बुलाए गए। अमित शाह के भी वो काफी करीबी माने जाते हैं, इसलिए उनको कई राज्यों में उनकी धीरे धीरे जिम्मेदारियां बढ़ाई गई। दिल्ली के भी प्रभारी बनाए गए थे और अभी तेलंगाना की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। और इसलिए यह माना जा रहा है कि तेलंगाना अभी भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती वाली जगह है, क्योंकि केसीआर ने भाजपा की बढ़ती ताकत राज्य में जो है उसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने जो 3rd फ्रंट बनाने की बात की है उसके पीछे भी सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना विधानसभा का चुनाव है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर विधानसभा चुनाव हार गए तो लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी उनका सुपड़ा साफ कर देंगे। इसलिए तेलंगाना की जिम्मेदारी तरुण चुग को दी गई है और ये वैसे नेता हैं जो जहां जाते हैं सफलता दिलाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। इसलिए पीएम मोदी और अमित शाह ने उन्हें भी दक्षिण भारत में बेहतर काम करने की जिम्मेदारी सौंपी है। इस लिस्ट में और एक नाम है बीएल संतोष का।
बीएल संतोष संगठन में और संघ में लगातार काम करते रहे। संघ में काम करते हुए जब उनकी सांगठनिक क्षमता को देखा गया तो फिर भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए उन्हें संघ से रिक्वेस्ट किया गया। वो भारतीय जनता पार्टी में आए और अध्यक्ष के बाद संगठन के स्तर पर जो सबसे ताकतवर पद होता है वो बीएल संतोष को दिया गया है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के महासचिव संगठन हैं। यानी ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर वो संघ और भाजपा के बीच एक कड़ी का भी काम करते हैं। दिल्ली में जब भारतीय जनता पार्टी की बैठकें होती है, संघ के साथ कोऑर्डिनेशन की बात होती है, तो बीएल संतोष का नाम सबसे ऊपर आता है। उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बड़ी भूमिका निभाई थी, प्रभारी भी रहे और साथ ही जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच टकराव की बात हो रही थी, गुटबाजी बढ़ती जा रही थी, तो उन्होंने लगातार लखनऊ का दौरा किया, मीटिंग की, बैठकें की और दोनों के बीच सहमति जताई और फिर योगी आदित्यनाथ को केशव प्रसाद मौर्य के घर पर भेजा गया। और यह बीएल संतोष की ही स्ट्रेटजी थी, जिसके कारण योगी आदित्यनाथ ये मानने के लिए तैयार हो गए कि अब केशव प्रसाद मौर्य के घर जाकर उन्हें बात करनी चाहिए कि परेशानियां क्या है। दोनों के बीच संबंध अच्छे हुए और फिर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत हुई। अब बीएल संतोष को जिम्मेदारी दी जा रही है 2024 के चुनाव की। संगठन में वो बेहतर काम करते हैं और उनकी सबसे बड़ी मजबूत पक्ष जो माना जाता है, सबसे मजबूत जो उनका स्ट्रेटजी है, वो है चुनाव के समय वार रूम में संगठन को तैयार करना कि कहां कहां किन जगहों पर कैसी स्थिति होगी और कहां से कैसे आंकड़े चाहिए, लोगों तक पहुंच कैसे बढ़ाई जाएगी। ये बीएल संतोष इसमें माहिर माने जाते हैं, क्योंकि संघ के प्रचारक के स्तर पर उन्होंने गांव-गांव और घर घर का दौरा किया है। उनको समझ है कि ग्रामीण इलाकों में मुद्दे क्या हो सकते हैं, शहरी इलाकों के मुद्दे क्या हो सकते हैं और सरकार के स्तर पर उनकी सफलता किस तरीके से बढ़ाई जा सकती है, अप्रोच कैसे किए जा सकते हैं। इसलिए बीएल संतोष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों के करीबी माने जाते हैं और इन दोनों ने इन्हें भी बड़ी जिम्मेदारी दी है। इस लिस्ट में 5वां नाम अरुण सिंह का है। अरुण सिंह चार्टर अकाउंटेंट रहे हैं। उन्होंने भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपनी राजनीति की शुरुआत की, साथ ही उन्होंने संघ में भी बड़ी भूमिका निभाई। जब संघ के संगठन के स्तर पर उन्होंने काम किए और अपने दूसरे स्तर के जो टेक्निकल नॉलेज है उसका भी इस्तेमाल किया, तो धीरे धीरे उनकी क्षमता को संघ में पहचाना गया और फिर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपने संगठन में बुला लिया। उनके पास कई जिम्मेदारियां रही। दिल्ली के होने के कारण दिल्ली लोकसभा चुनाव के समय में दिल्ली के कुछ सीटों की जिम्मेदारी भी उन्हें दी गई, कुछ और राज्यों की जिम्मेदारी दी गई और फिर अभी वो राजस्थान के प्रभारी हैं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के सामने कई चुनौतियां हैं। एक चुनौती तो गुटबाजी की भी है, क्योंकि अभी राजस्थान में 4 से 5 सीएम के उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के माने जा रहे हैं। उसके साथ कांग्रेस में जो गुटबाजी चल रही है उसका फायदा कैसे उठाया जाए और राजस्थान विधानसभा में भाजपा की जीत के बाद लोकसभा में बड़ी चुनौती है, क्योंकि अभी राजस्थान की 25 की 25 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है और ऐसे में इस जीत को बनाए रखना भी एक अपने आप में चुनौती है। इसलिए इस टीम में अरुण सिंह को भी रखा गया है और राजस्थान के साथ साथ दूसरे कुछ राज्यों की जिम्मेदारी भी उन्हें दी जाएगी। यानी संघ से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के पीएम मोदी और अमित शाह के करीबी ये 5 रत्न ऐसे हैं, ऐसे चाणक्य हैं जो 2024 में पीएम मोदी को ऐतिहासिक जीत दिला सकते हैं और इसके लिए ये अभी से ही रणनीति बनाने में जुट गए हैं। ये उनके टीम के अहम हिस्से में से एक हैं और इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी भी इसलिए सौंपी गई है क्योंकि अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने तरकीब और तरीकों में ये माहिर माने जाते हैं और इसी स्ट्रेटजी के बदौलत 2024 में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिल भी सकती है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें।
धन्यवाद।